हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्कस कर रहे हैं हम, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है, मतलब यूनिट है पूरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक ना, ये एक पूरा यूनिट है जिसके अंदर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी चार्जेस के बीच का फोर्स, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे एक लॉ, गॉस लॉ, और उसके बाद में फिर से कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद वाला पार्ट है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस कह दो, है ना। सो काफी बड़ा यूनिट है ये। अभी हम लोग यहाँ पर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। सो लास्ट टाइम हमने डायपोल मूवमेंट ये सब डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड काफी बड़ा है, और एक बार ओवरव्यू दे दूं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये सब चीजों का मतलब क्या है ना। तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्योंकि चार्ज से जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो यही कि लेट से ये एक चार्ज है ना, इंसान समझ लो इसको, तुम या मैं। तो अब ये इंसान या चार्ज क्या कर सकता है, अपने आसपास में कोई भी चार्ज आएगा, है ना। लेट से यहां पर कोई छोटा सा या बड़ा भी चार्ज आया तो ये उसको फोर्स लगाएगा, है ना, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव। फिर उसके बाद में इस चार्ज के आसपास में एक एरिया होगा जिसको हम कहेंगे फील्ड। जैसे ये मेरा क्लासरूम है, मेरी फील्ड है ना। अब इस फील्ड के अंदर किसी को भी आना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट अप्लाई होगा, यानी कि कुछ वर्क डन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अच्छा स्टूडेंट है, मेरे पास आना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो मैं खुद उसको इनवाइट करूंगा कि हाँ भाई आ जाओ मेरे पास में पढ़ो। और कोई ऐसा स्टूडेंट है कि जो नहीं पढ़ना चाहता है, ठीक है, बदमाशी करता है, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर ढंग से नहीं रहने देता है, तो मैं उसको आने नहीं दूंगा। ये मेरा एरिया है, राइट। डिपेंडिंग अपॉन चार्ज वो एरिया बड़ा छोटा हो सकता है। प्रिंसिपल है तो उसकी फील्ड पूरा स्कूल है, राइट। वो पूरे स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स को अलाउ डिस अलाउ कर सकता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के बेस पे गॉस लॉ है जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे ये मैंने सिंपल चार्ज, एक सिंपल डॉट चार्ज लिया है कि जैसे ये टिप है स्टाइलस का, तो यहाँ पर कुछ चार्ज है, तो इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। गॉस लॉ के बाद में अगर ऐसा कोई सिलेंडर है, वायर है और उसके ऊपर चार्ज है, तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट होगी, वो गॉस लॉ की हेल्प से ही हम आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए गॉस लॉ आता है। फिर आता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि लेट से ये एक चार्ज है, उसकी फील्ड है, अब आसपास में और कुछ भी नहीं है, अब आसपास में और कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैं मेरा या ये इंसान इसका शक्ति प्रदर्शन तो करेगा, तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। कि भाई मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं ये जगह मेरी है, यहां पर कोई भी नहीं आ सकता है ना। तो पोटेंशियल यानी वो उसका शक्ति प्रदर्शन। और फिर यही छोटे छोटे चार्जेस को जब जमा करते हैं, स्टोर करते हैं, सो उससे रिलेटेड जो फिजिक्स है उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। सो ये जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो जैसा कि मैंने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, अभी हम ये वाले पार्ट में हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द डायपोल। डायपोल को हमने समझा था कि दिस इट इज द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस,
वाटर मॉलिक्यूल का मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई बाय डिफॉल्ट इस तरह का अरेंजमेंट रहता है और वो पास पास नहीं आ सकते। वो उसमें भी फिजिक्स है कि भाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और एक लिमिट रहती है कि कितने पास पास एटम्स आ सकते हैं। सो इसको हम कहते हैं डायपोल। डायपोल से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की थी, डायपोल मूवमेंट, राइट। डायपोल मूवमेंट का हमने यूनिट नहीं देखा, तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा, ऐसा यूनिट आएगा कूलुम मीटर, है ना। क्यू का कूलुम और डिस्टेंस का मीटर। डिस्टेंस 2a क्यों लेते हैं, तो वो आगे वाले डेरिवेशन में तुम्हें पता चल जाएगा। अब इन सब डेरिवेशंस में पूरे डेरिवेशंस याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे कभी बोर्ड में भी पूछते नहीं है कि भाई पूरे डेरिवेशंस करके बताओ। हाँ, बट ये जो डेरिवेशंस हम करते हैं इसमें जो स्टेप्स है वो स्टेप्स हमें हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो प्रैक्टिस कर सकते हो डेरिवेशंस के, हाँ भाई स्टेप लॉजिकली कैसे कनेक्ट होते हैं, इन लॉजिकल कनेक्शंस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और दूसरी चीजें अंदर कैसे ऐड होती है, जैसे कि डायपोल मूवमेंट इधर ऐड हो जाएगा, मतलब इन्वॉल्व हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। सो ये एक रेफरेंस डायग्राम है, एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। और दोनों मिलके डायपोल बना रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेट्स से 2a। अब मुझे ढूंढनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P which is located at a distance of x from the center of the dipole। डायपोल के सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर पॉइंट है। चाहो तो इसका कंसीडरेशन भी लिख सकते हो कि भाई कंसीडर ए डायपोल ऑफ लेंथ 2a। न्यूमेरिकल्स के वक्त 2a नहीं लेना, हाँ ये तो हम हमारे डेरिवेशंस के लिए 2a ले रहे हैं। अगर कहा है न्यूमेरिकल्स में कि भाई डायपोल है और 10 नैनोमीटर का डायपोल है तो 2a की वैल्यू 10 नैनोमीटर है, ऐसा मान लेना, ऑफ द लेंथ 2a। फिर टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P located at distance x from center of dipole। ये कंसीडरेशन हो गई। इन केस अगर डेरिवेशन तुम्हें प्रेजेंट करना है तो डेरिवेशन में होता है कंसीडरेशन, फिगर और फिर हमारा वर्किंग। तो अब हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। जो नेगेटिव चार्ज है ना उसकी वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया नेगेटिव चार्ज से x, और ये जो आधा डिस्टेंस है ये कितना होगा, सेंटर से है तो ये वाला डिस्टेंस होगा a। सो x प्लस a का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक ऐसा क्वेश्चन है कि भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिया, सोच के बताओ मुझे, रखो दिमाग में क्यों नहीं नेगेटिव चार्ज लिया है। एंड सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय पॉजिटिव चार्ज से कितना दूर है x पॉइंट, तो यहां से यहां तक की दूरी ये पूरा x और ये इतना सा a, सो x माइनस a का होल स्क्वायर। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज नजदीक है यानी पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा और नेगेटिव चार्ज दूर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस हो जाएगी। डायरेक्शंस अगर मैं यहाँ पर प्लॉट करके बताऊं तो नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ होगी और पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूर होती है, अवे होती है, चार्ज से अवे की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी हम ऐसा मानते हैं कि भाई पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से फील्ड बाहर निकल रही है, नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर फील्ड आ रही है। बस ऐसा ही मान लो कुछ के भाई पानी बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, वैसा ही कुछ।
फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितनी है के क्यू बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाइंग के क्यू कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा हुआ एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। हो सके वहां तक जो भी स्टेप्स है वो सारे करने चाहिए। एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही। फर्दर आगे इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा के क्यू, है ना, इसका और इसका एक्सपांशन करोगे तो 2xa, और वो भी 2 बार आएगा तो 4xa आएगा एक्सपांशन, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। के क्यू 2a 2x, ये इसको मैंने थोड़ा रीअरेंज किया है, q इंटू 2a 2x। मैंने कहा था कि यहाँ पर भी जो डायपोल मूवमेंट है ना वो इन्वॉल्व हो जाएगी, सो डायपोल मूवमेंट इधर अब हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, कहाँ इन्वॉल्व करोगे, तो ये रही ना q इंटू 2a, ये है डायपोल मूवमेंट, सो के पी राइट 2x बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वैसे तो यही हमारे डेरिवेशन का आंसर है, बट जनरली क्या होता है कि डायपोल बहुत छोटा होता है, और क्योंकि डायपोल बहुत छोटा होता है तो कुछ स्पेशल कंडीशंस लग जाती है कि भाई स्पेशल केस में क्या होता है कि भाई x इज मच मच ग्रेटर देन ए, जो कि अक्सर ही होता है, जो भी न्यूमेरिकल्स करोगे ना उसमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो x इज मच मच ग्रेटर देन ए, तो उसका मतलब ये हो गया कि इग्नोरिंग ए इन डिनोमिनेटर, सो ई नेट अब रेड्यूस होके हो जाएगी के पी 2x बाय ए को इग्नोर कर दिया तो x टू दी पावर 4, सो x एक बार कट हो गया, बचा 3, सो 2k p बाय एक्स क्यूब। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल की वजह से। ठीक है, डेरिवेशन याद नहीं रखना है तो एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी रहती है। अब ये तो जो है ना मैंने स्केलर वे से सॉल्व किया है, अब इसका वेक्टर नोटेशन, ये सब स्केलर सॉल्यूशन है। वेक्टरिटिकली क्या आएगा, डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पास में है ना, तो पॉजिटिव चार्ज यानी अवे, सो हम ऐसा लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और टू द राइट साइड ऑफ पी, पॉजिटिव चार्ज नहीं, राइट साइड ऑफ पी, पॉइंट पी, समझ में आया। सो ये वेक्टरिटिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पर मैंने सवाल पूछा था कि भाई नेगेटिव चार्ज का माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम स्केलर सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, तो स्केलर सिंप्लीफिकेशन में नेगेटिव चार्ज नहीं लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने फिगर के अंदर डायरेक्शंस तो ले ही लिए हैं कि भाई पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स। तो अब क्योंकि ऑलरेडी हम डायरेक्शंस फिगर में ले चुके हैं और इसी के हिसाब से हमने ये इक्वेशन बनाया है। अब इसका थोड़ा कन्वर्स भी देख लो कि सपोज मैं
सपोज मैं नहीं लेता, ऐसा फिगर विगर कुछ भी नहीं लेता, तो मैं क्या लिखता? मैं ऐसा लिखता, सीधा वेक्टर इक्वेशन ही लिखना पड़ता है ना। मैंने स्केलर सॉल्व किया और फिर डायरेक्शन ऐड कर दी, ये बन गया मेरा वेक्टर। पर अगर डायरेक्टली अगर मुझे लिखना रहता तो मैं ऐसे ही लिखता कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज, राइट, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो ये वेक्टर हो गया। अब ये वेक्टर हो गया है तो मुझे फिर माइनस क्यू लेना पड़ता, यहाँ पे प्लस क्यू लेना पड़ता, अगेन यही आता। पर जनरली जो भी वेक्टर क्वांटिटीज है उसके लिए हम स्केलर फॉर्मेट में ही सॉल्व करते हैं और फिर डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं। इस चीज को समझना भी है और प्रैक्टिस से ही ये चीज क्लियर होगी कि भाई कैसे स्केलर को हमने अलग किया, फिर कैसे वेक्टर को या डायरेक्शन को ऐड किया। तो स्केलर को कैसे अलग किया, मतलब यही है कि भाई देखो ये मैंने मैग्नीट्यूड्स अलग अलग लिए हैं एंड देन लॉजिकली ही ये इक्वेशन बनाया है, सॉल्व किया है और फाइनली मैंने डायरेक्शन ऐड कर दिया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल होगी 2 kp बाय एक्स क्यूब। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। कि भाई इक्विटोरियल लाइन ऑफ डायपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। सो इसके लिए फिगर ड्रॉ करें तो नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों चार्जेस क्योंकि डायपोल है तो एज पर कन्वीनियंसी मैं इसको ले लूंगा 2a। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढनी है पॉइंट P पे विच इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। इक्विटोरियल लाइन, ये इक्विटोरियल लाइन, ठीक है, एक्सियल लाइन यानी अलोंग द एक्सिस। तो अब तो फिगर में ही पहले सॉल्व कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी P पे। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे अवे होती है, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। वेक्टर डाल दो क्योंकि डायरेक्शन दिखाया हुआ है ना। फिर नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी? नेगेटिव चार्ज की वजह से तो टूवर्ड्स होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर होगी। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्वियसली बीच में ही कहीं पे ई नेट हमको मिलेगा। तो ये हमने फिगर में से लॉजिक तो कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है। इक्वेशन भी चाहो तो लिख दो, कंसिडरेशन में नहीं लिख रहा, तुम लिख सकते हो कि कंसिडर ए डायपोल ऑफ द विड्थ 2a टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P लोकेटेड एट ए डिस्टेंस x। और फिर उसके बाद में ये वर्किंग आएगा कि भाई वेक्टर इक्वेशन कुछ ऐसा कहेगा कि ई नेट विल बी ई प्लस वेक्टर प्लस ई माइनस वेक्टर। पर जैसा कि मैंने कहा ना कि पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्म में थ्रू आउट सॉल्व करना ट्राई करोगे तो इट्स गोइंग टू कॉज यू लिटल ट्रबल। तो रेदर देन वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने की जगह पर मैं क्या करता हूं, इसको स्केलर फॉर्म में सॉल्व कर देता हूं। सो ई नेट हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, ये एग्जैक्टली ई प्लस का स्क्वायर प्लस ई माइनस का स्क्वायर होल अंडर रूट। ई प्लस ढूंढ लेते हैं हम, कितना है ई प्लस। ई प्लस की वैल्यू कितनी आएगी, के राइट क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये है ए, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, और होल स्क्वायर आता है तो रूट और होल स्क्वायर कट हो गया। चलो एक स्टेप लिख ही देते हैं। सो अल्टीमेटली दिस रेड्यूसेस टू द के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
एंड सेम वे ई नेगेटिव, तो उसकी वजह से के क्यू बाय डिस्टेंस अगेन सेम, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट उसका होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम टू सेम। डिफरेंस क्या है, ई प्लस और ई माइनस में दोनों के डायरेक्शंस बस अलग अलग है। और वेक्टर वाला हमारा जो ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पर ई प्लस और ई माइनस के बीच में थीटा कितना होगा, ये वाला जो थीटा है ना 90 होगा, तो इसीलिए कॉस 90 हो जाएगा 0, इसीलिए कॉस वाला टर्म नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये बात, क्योंकि दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट है वो भी एक रीजन है। फिर ये एक स्केलिन ट्रायंगल है, ये एंगल दोनों सेम होंगे, और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, उस हिसाब से ये वाला एंगल 90 डिग्री ही बैठेगा फॉर श्योर। मैं पूरा वर्क करके नहीं बता रहा हूँ 90 डिग्री का, एल्जीब्रिक है, तुम खुद कर लेना। सो ई नेट अब मुझे कितना मिलेगा, ई नेट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ई प्लस का स्क्वायर, ये रहा इसका स्क्वायर, सो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरा ही स्क्वायर आएगा ना, होल स्क्वायर प्लस नेगेटिव की वजह से कितना है, ये रहा, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इसका पूरा होल स्क्वायर, होल अंडर रूट। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करो, ये पूरा कॉमन ही है, बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट 2, है ना, गलत हो गया वो, 90 डिग्री नहीं है ये एंगल, अगर थीटा है तो कौन सा वाला, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही हो जाएगा, है ना। तो ई नेट कैसे मिलेगा मुझे, ये नेगेटिव है, ई नेट विल बी इक्वल टू इसका कॉस कंपोनेंट और ई माइनस का भी कॉस कंपोनेंट, तो ई प्लस का कॉस कंपोनेंट प्लस ई माइनस का भी कॉस कंपोनेंट। अब नेक्स्ट ई प्लस और ई माइनस ढूंढ लेते हैं हम, क्योंकि डिस्टेंस ही सेम है ना, तो दोनों सेम ही मिलने वाले हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज विल बी के क्यू, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेनियस मिलेगा मुझे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर ई नेगेटिव की वजह से देखो, देख कर बताओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, बेस भी ए है और परपेंडिकुलर एक्स है, सो अगेन सेम ही मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर विच विल बी के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो अब ई नेट ढूंढते हैं हम, सो देयरफॉर ई नेट विल बी इक्वल टू, दोनों ही सेम है, तो 2 टाइम्स ई की वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, 2 बार, दोनों ऐड ही होने हैं ना, दोनों सेम ही है तो मैंने लिख दिया। फिर आगे 2k³ बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है a और हाइपोटेनियस है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाइंग 2
रीअरेंज करके लिखता हूं q इंटू टू ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। q इंटू टू ए डायपोल मोमेंट होता है p, q इंटू टू ए को हम p से रिप्लेस कर देते हैं, तो डायपोल मोमेंट इन्वॉल्व हो गया। देखो इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। सो ये आ गई हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। ये हो गया डेरिवेशन। अब डायरेक्टली ये अगेन पिछले वाला जो केस था ना वैसा ही कि भाई डायपोल हमेशा नैनोमीटर्स में होता है, डिस्टेंस सेंटीमीटर्स में होता है, तो काफी छोटा है डायपोल का डिस्टेंस। तो हम लोग फिर से स्पेशल केस कि भाई क्या कि x इज मोस्टली और हमेशा यही रहेगा, तो डायरेक्टली इसको नहीं बट इसी फॉर्मूला को यूज करना है। इसको तब यूज करना है जब x डिस्टेंस काफी छोटा है, मतलब ये नैनोमीटर में दिया है, ये भी नैनोमीटर में, ये माइक्रोमीटर में डिस्टेंस दिया है, ये भी माइक्रोमीटर में डिस्टेंस दिया है, तब ये यूज करोगे। सो x इज मच मच ग्रेटर देन a, तो उस केस में क्या करेंगे हम, इग्नोरिंग a इन डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा के पी बाय इग्नोरिंग ए इन द डिनोमिनेटर, तो एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, सो के पी बाय एक्स क्यूब। देखो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्विटोरियल लाइन। डायरेक्शन कौन सा रहेगा, वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिख दे तो डायरेक्शन कौन सा रहेगा, along the direction of, along the नहीं, opposite to the डायरेक्शन ऑफ डायपोल। डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, या तो फिर यहाँ पर लेटर्स भी लिख सकते हो कि तुमने इधर लेबल कर दिया है ना ABC, तो अलोंग CO CQ ऐसा भी लिख सकते हो डायरेक्शन। डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डायपोल का डायरेक्शन। आई होप इसमें हमने हाँ लिखा ही है, डायरेक्शन ऑफ द डायपोल इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो डायरेक्शन ऑफ डायपोल से अपोजिट डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी। डायपोल का डायरेक्शन है ये और उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये इक्विटोरियल लाइन का। और ये वाला हो गया, कौन सा वाला है ये, एक्सियल लाइन का। डायरेक्शन लिखने के काफी सारे तरीके हैं, जैसा कि मैंने कहा आप ABCD ऐसे मार्किंग किया हुआ है तो वैसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। तो अगेन नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये डायपोल के चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू भी लिख सकते हो इनकी जगह पर। और मुझे इस पॉइंट P पे ढूंढना है जो ना कि एक्सियल लाइन पे है ना तो इक्विटोरियल लाइन पर है। तो कैसे ढूंढूंगा मैं, तो पहले तो है ना इसके लिए मैं ढंग से डायपोल की डायरेक्शन मार्क कर लेता हूं कि ये रही डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब मैं क्या करता हूं, डायपोल को है ना रोटेट करता हूं। उसके पहले सेंटर से लेके P तक ये एंगल है थीटा। डायपोल की विड्थ 2a है और इसका डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस की दूरी पे है और ये 2a की विड्थ है इसकी। 2a हटा देता हूं अभी क्योंकि ड्राइंग में वो फिर प्रॉब्लम करेगा। x भी अभी नहीं लिखते, लास्ट में लिख देंगे।
अब एट एनी पॉइंट ढूंढने के लिए मैं क्या करता हूं, डायपोल को थोड़ा मोड़ देता हूं। तो ऑप्शन ऑप्शन नहीं, पहला वाला तो केस यही है कि डायपोल को मैंने ऐसा थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। तो डायपोल को अगर मैंने थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया है तो डायपोल बन जाएगा कुछ ऐसा, है ना। और फिर डायपोल को एक और बार मैं थीटा डिग्री से रोटेट करूंगा, इस बार ऐसे। तो ऐसा रोटेशन करने से क्या हुआ, देखो तो क्या हुआ ऐसा रोटेशन करने से। ऐसा रोटेशन करने से अब दिमाग में ये आना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन अब आसान हो गया। कैसे आसान हो गया कि डायपोल था ऐसा, इसको थीटा डिग्री से रोटेट करते हैं तो पॉइंट पी एक्सियल लाइन पे मिलता है, और अगर डायपोल को थीटा डिग्री से नीचे की तरफ रोटेट करते हैं तो पॉइंट पी हमें इक्विटोरियल लाइन पर मिलता है। देखो समझो इस चीज को। और हमारे पास में जो एक्सियल लाइन और इक्विटोरियल लाइन के फॉर्मूलास है आगे हमने डिराइव किए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन कितनी थी, रट लेना ढंग से ये फॉर्मूला एक्स क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल इक्विटोरियल में कितना था, के पी बाय एक्स क्यूब, है ना। ये देखो, और जैसा कि मैंने कहा ये ही यूज करेंगे, ये एक्स इक्विटोरियल लाइन वाला है, ये एक्सियल लाइन वाला है। तो अब डेरिवेशन को आगे ले जाए तो कुछ ऐसा कि भाई ऑन रोटेटिंग डायपोल बाय एंगल थीटा, ठीक है, थीटा डायरेक्शन से हमने रोटेट किया और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। On rotating dipole by angle theta anti-clockwise, point P lies on its axial line therefore क्या लिख सकते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, एक्सियल लाइन पे कितनी होती है 2kp बाय कॉस थीटा, और क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट ओरिजिनली तो p था, है ना, पर इसको रोटेट कर दिया है तो p की जगह पे हम सिर्फ p कॉस थीटा लिख देंगे। सो 2kp कॉस थीटा बाय एक्स क्यूब, और फिर उसके बाद में डायपोल को जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं ऑन रोटेटिंग डायपोल बाय एंगल थीटा क्लॉकवाइज, तो हमको क्या देखने को मिलता है, क्लॉकवाइज रोटेट करने पे पॉइंट P इज ऑन इक्विटोरियल लाइन, P इज ऑन इक्विटोरियल लाइन ऑफ डायपोल। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, इसको E1 ले लो और इसको E2 ले लो, तो कितनी हो जाती है इक्विटोरियल लाइन पे, देखो के पी बाय एक्स क्यूब, और क्योंकि इसको P थी
और ऐसे रोटेट किया तो इस डायरेक्शन के अलोंग होगी पी कॉस पी साइन थीटा। सो के पी साइन थीटा बाय एक्स क्यूब, इधर मैं मेंशन कर देता हूं कि इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगी पी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट होगी पी साइन थीटा। ये इतनी सारी चीजें लिखनी रहती है ना, इसीलिए मैंने वो डिस्टेंस 2a और x शो नहीं किया। इट्स अंडरस्टूड। तो ये मुझे मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। अब इन दोनों को हमें कंबाइन करके फाइनल ई नेट ढूंढना है। तो कैसे मिलेगा ई नेट? सो E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, डायरेक्शंस को मार्क कर लो। डायरेक्शंस को अगर हम मार्क करें तो जो एक्सियल लाइन वाला है डायरेक्शन, एक्सियल लाइन वाला डायरेक्शन तो डायपोल के डायरेक्शन में ही मिलता है। देखो, डायपोल का डायरेक्शन था इधर और पॉइंट पी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इधर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। ई नेट राइट ऑफ पी ऐसा भी लिख सकते हैं, इधर ऐसा भी लिख सकते हैं कि इन डायरेक्शन ऑफ, इन ढंग से लिखते हैं तो क्या पता भी रहे क्या लिखा है। इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, और ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डायपोल है, ध्यान रखो। तो इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, इसी डायरेक्शन में हमको मिलेगा E1, ठीक है, पॉइंट पी पे। तो पॉइंट पी पे E1 कौन से डायरेक्शन में आएगा? ये रहा, इस डायरेक्शन में हमको E1 मिलेगा, है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल रहता है, तो ये रहा E1 का कैलकुलेशन पी कॉस थीटा को लेकर, तो उसी डायरेक्शन में। और फिर इसमें अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायपोल, तो इस डायरेक्शन में आएगा E2, है ना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ आएगी? एग्जैक्टली यहां पर बीच में E आएगी, ये E नेट। दोनों के बीच का एंगल यहाँ तो फॉर श्योर 90 डिग्री ही है, क्योंकि इक्विटोरियल और एक्सियल वाला केस लिया है ना, तो एंगल 90 डिग्री ही है। तो E नेट हमको मिलेगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर रूट। सिंप्लीफाई करते हैं E1 की वैल्यू 2kp cos थीटा बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर, E2 की वैल्यू kp साइन थीटा बाय एक्स क्यूब का स्क्वायर और होल अंडर रूट। आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो, के पी और एक्स क्यूब ये तो रूट के पूरे बाहर आ जाएंगे, तो के पी बाय एक्स क्यूब तो रूट के बाहर आ गया। अब क्या बचा? 2 का स्क्वायर यानी 4 कॉस स्क्वायर थीटा। रूट के अंदर जो बचा है वो क्या बचा है? 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं के पी बाय एक्स क्यूब, एक कॉस स्क्वायर थीटा को अलग कर दो तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर के पी बाय एक्स क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ +1।
ये आ गया मेरे पास में फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल ई नेट। डायरेक्शन कैसे मिलेगा इसका, कौन सा डायरेक्शन होगा? तो डायरेक्शन हम ऐसे ले सकते हैं, लेट से ये एक्सियल लाइन के साथ में हम डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं। इसके साथ में ढूंढो, इसके साथ में ढूंढो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लेट से मैं ये एक्सियल लाइन वाला जो है ना उसके अलोंग ढूंढू तो टेन अल्फा मुझे मिलेगा, परपेंडिकुलर में आएगा, यही पैरेलली शिफ्ट होगा तो E2 बाय E1। फर्दर सॉल्विंग E2 की वैल्यू क्या आएगी, KP साइन थीटा बाय एक्स क्यूब, और E1 की वैल्यू 2KP कॉस थीटा बाय एक्स क्यूब। तो KP बाय एक्स क्यूब KP बाय एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा न्यूमरेटर में साइन थीटा, नीचे बचेगा 2 कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा। सो ये यूज करके मैं एंगल भी ढूंढ सकता हूं, हाफ टेन थीटा, और चाहो तो अल्फा को ही सब्जेक्ट बना के लिख दो। तो टेन इनवर्स ऑफ, इनवर्स मैथमेटिक्स या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शायद अभी ना पढ़ा हो, बट उसको यूज करके हम ये बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ई नेट, यहां पर वेक्टर की साइन नहीं आएगी क्योंकि तो स्केलर सिंप्लीफिकेशन है, तो ये वेक्टर की साइन नहीं आएगी। डायरेक्शन हमने ये अलग से ढूंढ लिया, तो लिख सकते हो इधर ये मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन के लिए ऐसे कमेंट कर, है ना। अब इसमें भी स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या है कि स्पेशल केस में कुछ ऐसा है कि भाई अगर थीटा 0 डिग्री है, तो थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो पॉइंट पी तो एक्सियल लाइन पे होगा, है ना। ये रहा, देखो ये डायपोल है और उसी के एक्सिस पे पी है, तो थीटा अगर 0 डिग्री है तो पॉइंट पी इज ऑन एक्सियल लाइन। सो हेंस पी इज ऑन, पी पॉइंट है, डायपोल का पी मत समझो। तो देयरफॉर इसी फॉर्मूला में अगर ये चीज रखे हम तो ई नेट कितना मिलेगा हमको, 0 रखेंगे तो cos 0 इज 1, 3 और 1 4, 4 का रूट 2, तो 2KP बाय एक्स क्यूब। तो वही फॉर्मूला आया जो हमने प्रीवियसली डिराइव किया, है ना, कि एक्सियल लाइन पे कितना होता है डायपोल मूवमेंट, 2KP बाय एक्स क्यूब। एंड सेम वे थीटा अगर 90 डिग्री है जैसा कि इस केस में है ना, थीटा कितना है, डायपोल मूवमेंट और पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके बीच में 90 डिग्री है, तो सेम वे इधर सेम वे ये अगर दूसरा केस कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो हैंस पॉइंट पी विल बी ऑन इक्वेटोरियल लाइन एंड देयरफॉर ई नेट हमको कितना मिलेगा, 90 रख दो, cos 90 तो 0 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, तो KP बाय एक्स क्यूब जो कि हमने प्रीवियसली डिराइव किया वही, है ना। तो डेरिवेशन एक मेथड है
जो तुमको एक साइंटिफिक अप्रोच कह दो या कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्प कर सकते हैं, और नहीं तो फिर लॉजिक और फॉर्मूला याद रखो। फिर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक्स बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चीज़ें पढ़ो, रिवाइज करो, मिलते हैं, बाय बाय।